फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बाबू हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसको आप लोगों को खूब बारीकी से देखने की आवश्यकता है, खूब बारीकी से समझने की भी आवश्यकता है। यदि आप लोग खूब बारीकी से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो वह बाउंस मार देगा। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं है, वह आपको ऑप्टिक्स से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ना होकर के किस चीज़ से, वह ऑप्टिक्स से है। यानी आज हम लोग ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स से कंसेप्ट लेने वाले हैं। यानी वो आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको खूब अच्छा तरीक़ा से समझने की ज़रूरत है, खूब अच्छा तरीक़ा से पढ़ने की ज़रूरत है। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ए स्फेरिकल सरफेस। यानी एक गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, वो चीज़ आज हम आप लोगों को बताएंगे। यदि स्फेरिकल सरफेस की बात किया जाए तो स्फेरिकल सरफेस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाते हैं, एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाते हैं। तो ये दोनों को हम लोग देखेंगे आखिर ये दोनों है क्या, इसमें कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आदि वगैरह। बहुत अच्छा 4-5 न्यूमेरिकल भी हम इस पर देखेंगे हम लोग, और खूब अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। चलिए वो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो देखिए टॉपिक हम पहले बता चुके थे, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए स्फेरिकल सरफेस। यानी एक गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, या इसी चीज़ को दूसरा लैंग्वेज यदि बोलना हो तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी गोलीय अपवर्तक सतह। एक गोलीय अपवर्तक सतह होता क्या, तो इसका डिफिनीशन पहले समझने की आवश्यकता है। यानी वो द पोर्शन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम व्हिच कर्व्ड सरफेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। यानी किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम का वह एक ऐसा अंग जो एक स्फीयर का पार्ट्स हो। डैट मीन्स देखेंगे आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास का स्फीयर का यह एक पार्ट्स है, और इसका एक जो पार्ट्स होना चाहिए वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मीडियम के फॉर्म होना चाहिए। यानी द पर्सन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम हुज कर्व्ड surface forms the part of a sphere is called a spherical refracting surface। यानी अपवर्तक माध्यम का वह अंग, ये एक अपवर्तक माध्यम हो गया। वो देखिए यहाँ पे ये एक माध्यम हो गया, इसके अंदर कोई लिक्विड सब्सटेंस बढ़ा हुआ है, बाहर एयर है, यानी एक अपवर्तक माध्यम हो गया। अपवर्तक माध्यम का वह अंग जिसका वक्र सतह एक गोला का भाग हो, जिसका वक्र सतह जो है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है वह एक कर्व्ड सरफेस किसका भाग होना चाहिए, वो एक गोला का भाग होना चाहिए, एक स्फीयर का पार्ट्स होना चाहिए। ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहा जाएगा, यानी गोलीय अपवर्तक सतह कहा जाएगा। ये लेंस नहीं है, ये लेंस नहीं है। लेंस में दो गोलीय अपवर्तक सतह होता है, बट यहाँ गोलीय अपवर्तक सतह में मात्र एक ही गोला होगा, एक ही गोला का पार्ट्स होगा, एक ही गोला का पोर्शन होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसको आप लोग डिफिनेशन को लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तुरंत जल्दी। चलिए बहुत सबको लिख लिए होंगे। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, बुआ जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका दो पार्ट्स होता है। एक या तो कनकेव हो सकता है या तो कन्वेक्स हो सकता है। ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम। आप लोग जानते हो विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, खूब अच्छा तरीके से जानते हो। यानी विरल माध्यम वैसे माध्यम होंगे जिसका डेंसिटी कम होगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा डेट मीन्स वो सघन माध्यम है और डेंसर मीडियम है। ओके, चलिए वो तो हम लोग आगे देखते हैं। There are two types of spherical refracting surface। यानी गोलीय अपवर्तक सतह के दो भाग होते हैं। गोलीय अपवर्तक सतह के दो भाग होते हैं। There are two types of spherical
देयर आर टू टाइप्स ऑफ spherical refracting surface. Spherical refracting surface. There are two types of spherical refracting surface. यानी वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होता है। एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक कन्वेक्स रिफ्रैक्ट मतलब जो ना कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी एक होता है वो कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा होता है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी वो दो टाइप्स होते हैं। पहला है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब वो गोला होगा उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं सरफेस। यानी अवतल गोलीय अपवर्तक सतह या गोलीय अवतल अपवर्तक सतह, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। फिर सेकेंड में है वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। ठीक है बुआ, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। ठीक है बुआ। अब इस दोनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। यानी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कितने ब्रांच है बुआ? तो दो ब्रांच है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। इससे पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जल्दी तुरंत फटाफट वो करेंगे। अब हम लोग देखेंगे वो कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी अवतल गोलीय अपवर्तक सतह, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। यानी वो द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं बुआ, फिर हम आपको बताएंगे। द कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कनकेव टुवार्ड्स द, कनकेव टुवार्ड्स द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कनकेव टुवार्ड्स द रेयरर मीडियम, कनकेव टुवार्ड्स द रेयरर मीडियम is called concave spherical refracting surface, concave spherical refracting surface, concave spherical refracting surface। यानी बहुत द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कनकेव टुवार्ड्स द रेयरर, यानी जो विरल माध्यम होने चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए आपको बताए हुए थे। कनकेव का मतलब होता है कनकेविटी और कनकेविटी का मतलब होता है धंसा हुआ। यानी आपको जो धंसा हुआ सतह है उसकी ओर यदि विरल माध्यम है, उसके ओर यदि विरल माध्यम हो तो उसको हम लोग कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। यानी जो धंसा हुआ भाग है उसके तरफ
यदि कनकेव मतलब जो ना रेयर मीडियम हो, विरल माध्यम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए इसका हम फिगर्स ड्रॉ करना है। देखिए बुआ, दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। यह एक गोला का भाग है। यह गोला कैसे बनेगा बुआ, तो देखिए बुआ जी ये गोला कैसे बनेगा, कुछ खास ऐसा ही बनेगा एक गोला। सपोज कीजिए, रियल में तो ऐसा नहीं बन रहा है, लेकिन सपोज कीजिए कि यह गोला का यही पार्ट है ना बुआ। ये जो सरफेस है आपका, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कनकेव सरफेस है। ये जो सरफेस है वो कन्वेक्स सरफेस है। एक कनकेव सरफेस है यानी धंसा हुआ सतह है। ये जो सतह है बुआ वो कनकेव सरफेस है, और ये जो सतह है वो कन्वेक्स सरफेस है, यानी उत्तल सतह है, उठा हुआ सतह है ना बुआ। तो इस चीज़ को आपको मैं बता दिया। अभी हम कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसको कहेंगे बुआ, तो यानी एक ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ऐसा मतलब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका कनकेव पार्ट की ओर, कनकेव की ओर, टुवार्ड्स द कनकेव, कनकेव की ओर रियर मीडियम हो, विरल माध्यम हो, तो उसको कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यही है बुआ आपका। देखिए ये कनकेव पार्ट से कन्वेक्स पार्ट कनकेव की तरफ रियर मीडियम होगा, डेट मीन्स ए हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो यानी बुआ इसको कहोगे आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहोगे बुआ, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्योंकि यानी ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट्स, तो इसके कनकेव साइड में रेयर मीडियम हो और कन्वेक्स साइड में डेंसर मीडियम है, इसलिए इसको कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहा जाता है। एंड द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कनकेव टुवार्ड्स द रेयर मीडियम, यानी वह गोलीय अपवर्तक सतह। इसका हिंदी भी मैं बोल दे रहा हूँ, वह लिख दे रहा हूँ, वह गोलीय अपवर्तक सतह, वह गोलीय अपवर्तक सतह जिसके अवतल की ओर या अवतल सतह की ओर, अवतल सतह की ओर विरल माध्यम हो। वह गोलीय अपवर्तक सतह जिसके अवतल की ओर विरल माध्यम हो, क्या हुआ, विरल माध्यम हो, वह गोलीय अपवर्तक सतह जिसके अवतल की ओर विरल माध्यम हो, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कहलाता है, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कहलाता है। ठीक है बुआ, इसको पॉज करके पहले कवर कर लेंगे बुआ, फिर हम आगे बताते हैं आप लोग। जल्दी बुआ पॉज करके कवर कीजिए। हो गया बुआ। देखिए अब इसके ठीक बीचों बीच से एक लाइन जाएगी, ठीक बीचों बीच से एक लाइन जाएगी जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ऑलरेडी बाबू आप लोग जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बुआ, जिसको प्रधान अक्ष, इसको पोल बोला जाता है, पोल यानी ध्रुव बोला जाता है। ये जिस गोला का भाग होगा उस गोले के केंद्र को इस गोलीय अपवर्तक सतह का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो, वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर
ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बुआ, और इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको फोकस कहा जाता है। ये सब बातें आपको बताई गई है, यानी इसका डिफिनेशन भी हम कन्वेक्स के बाद लिखवा देंगे। अपना जो यहाँ से वो यहाँ तक फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वह करता त्रिज्या है। ठीक है बुआ, तो हम लोग फिर आगे देखते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए बुआ, यानी इसको हम ऊपर वाली साफ करते हैं, उसके बाद आपको मतलब क्लियर कर देते हैं। यानी बुआ आप लोग उसको पॉज करके लिख लिए होंगे, लिख लेंगे वो। वह कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी वह उत्तल गोलीय अपवर्त सतह। द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, कन्वेक्स टुवार्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इज कॉल्ड कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए वो यहाँ पे फिगर्स के आधार पे ही इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। बुआ यह एक गोलीय अपवर्तक सतह होगी, यानी वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया है। यह स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, आप लोग देख पा रहे हो, एक कॉन्केव सरफेस है, एक कन्वेक्स सरफेस है। मैंने क्या बताया? मैंने यही बताया कि कन्वेक्स साइड में रेयर मीडियम, कन्वेक्स साइड में रेयर मीडियम हो, और कॉन्केव साइड में यानी जो अवतल सतह है उधर डेंसर मीडियम है। तो यानी एक कॉन्केव सरफेस हो गया, एक कन्वेक्स सरफेस हो गया, यानी कन्वेक्स साइड में रेयर मीडियम और कॉन्केव साइड में डेंसर मीडियम। दैट मीन्स दिस यानी वो इधर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, ये डेंसर मीडियम है कि नहीं? वो एकदम ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है। और ये जो है आपका वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी ये जो सतह है उत्तल, वह गोलीय अपवर्त सतह जिसके उत्तल की ओर विरल माध्यम हो उसे उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह कहा जाता है, जिसे उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह कहा जाता है। यानी वो ये ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये इम्पोर्टेंट क्लास आज का जा रहा है ऑप्टिक्स का। यानी वो इससे ही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है, जो कि क्लास 12th का ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 5 नंबर के लिए माना जाता है। तो वो ये समझेंगे तभी लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आएगा, और कल हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी देखने वाले हैं, पहले इसको हम लोग समझ लें। यानी कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? यानी वह गोलीय अपवर्तक सतह जिसके उत्तल की ओर विरल माध्यम हो, जिसके टुवार्ड द कन्वेक्स रेयर मीडियम, यानी उत्तल की ओर विरल माध्यम हो, उसको कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। ठीक है बुआ, तो इसको नोट्स करके इसको कवर कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बुआ, चलिए। हाँ तो बुआ आप देखिए, अब इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो अभी हम देखते हैं कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वो क्या है? कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। तो ये वो क्या है? कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा क्या हुआ?
देखिए वो ए डेंसर मीडियम, ए रेयर मीडियम है ना वो। ए है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, ए पी है पोल, ए एफ है और ए सी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है कि नहीं वो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, ये है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है वो, एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके वो। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पोल देखना है, पोल, पोल यानी ध्रुव। द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। द center of spherical refracting the center of spherical refracting surface, the center of spherical refracting, the center of spherical refracting surface is called पोल। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, यानी गोलीय अपवर्तक सतह के केंद्र को, गोलीय अपवर्तक सतह के केंद्र को, जो अपवर्तक सतह है, देखिए वो गोला का केंद्र नहीं, गोलीय अपवर्तक सतह, जो अपवर्तक सतह है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वह ध्रुव कहते हैं। याद रखिए, गोलीय अपवर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, गोलीय अपवर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है बुआ। सेकेंड टॉपिक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बुआ वक्रता केंद्र, द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स वक्रता, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर of the sphere, the center of the sphere which, the center of the sphere which curved surface, which curved surface, the center of the sphere which curved surface forms a part, forms a part, forms a part, forms a part is called center of curvature, center of curvature यानी वह सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर यानी गोला का वह केंद्र, गोला का वह केंद्र, द सेंटर ऑफ द स्फीयर कर्व्ड सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट यानी गोला का वह केंद्र जिसका गोलीय अपवर्तक सतह या गोला का एक सतह है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। उसके बाद है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग देख पा रहे हो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना वो उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole, center of curvature and pole is called, pole is called radius of curvature, curvature it is denoted by r, इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एपर्चर क्या होता है देखिए वो, यानी गोलीय अपवर्तक सतह के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही वो हम लोग एपर्चर कहते हैं। ये जो है ना वो एपर्चर
ए है आपका एपार्चर, APARTURE, APERTURE, एपार्चर। क्या है वो? एपार्चर, जिसको हम हिंदी में द्वारक कहते हैं। एपार्चर को क्या कहते हैं? वो द्वारक कहते हैं। एपार्चर होता क्या है? तो सिंपल बात है, एपार्चर कहने का सेंस हो जाता है वो कि दोनों द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली लाइन है ना, इसी लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वो एपार्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपार्चर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को वो हम लोग एपार्चर कहते हैं। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। अब हम लोग एक एक करके इसकी फार्मूला डिराइवेशन देखेंगे, इसकी फार्मूला को डिराइव करेंगे। चलिए, हाँ तो वो देखिए आप, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन, नई कार्टियन चिन्ह परिपाटी, यानी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में यदि कोई न्यूमेरिकल बनाना हो तो किसी भी बॉडीज या ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दिखाना हो या इमेज डिस्टेंस दिखाना हो तो बॉडीज को कहाँ से मेजर करेंगे और कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो वो पहला कंडीशंस है कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑल द डिस्टेंस, all the distance are measured from the pole of the spherical refracting surface, spherical refracting सरफेस। यानी वह जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कोई भी डिस्टेंस यदि आपको मेजर करना हो, कोई भी दूरी मापना हो, तो वह हमेशा ध्रुव से ही मापी जाती है। सेकेंड है वह द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray is always be positive। यानी वो द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of the incident ray is always be positive। वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या इंसिडेंट रे टेकन बी पॉजिटिव। ठीक है वो। थर्ड है द डिस्टेंस मेजर्ड, इसका उल्टा द डिस्टेंस मेजर्ड in the opposite the distance measured in the opposite direction, the distance measured in the opposite direction of the incident ray टेकन निगेटिव या टेकन निगेटिव। यानी वो ए साइन कन्वेंशन था, यानी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जितना भी डिस्टेंस को मेजर की जाती है वह पॉजिटिव, मतलब जितना भी डिस्टेंस को मेजर की जाती है वो हमेशा पोल से मेजर की जाती है, ध्रुव से मेजर की जाती है। पहला केस मतलब साइन कन्वेंशन था। दूसरा साइन कन्वेंशन था कि हमेशा यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में किसी भी बॉडीज का डायरेक्शन मतलब जो है ना डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। और तीसरा था कि उसके इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में बॉडीज को मतलब जो ना डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वो हम लोग फिर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग
अब एक फार्मूला पढ़ने चल रहे हैं, फार्मूला ड्राइव करने चल रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता उसकी बात हम लोग करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन कहने का सेंस क्या हुआ, तो उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन कहने का सेंस ये हो गया कि एक ऐसा अपवर्तक सतह जिसमें उत्तल की ओर विरल माध्यम हो और अवतल की ओर सघन माध्यम हो, यदि उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और कैसे उसको बनाया जाता है। तो बहुत चलिए देखिए, एक हम मतलब जो है ना कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में बना रहा हूँ, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाए, ठीक है बुआ, यानी कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाए। ये बुआ विरल माध्यम है और ये डेंसर माध्यम मतलब डेंसर मीडियम है। ये विरल में मतलब माध्यम होगा बुआ, और ये क्या होगा, एक क्या होगा बुआ, सघन माध्यम हो जाएगा। यानी इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान रहे हैं और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ2 मान ले रहे हैं। क्या मानेंगे बुआ, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ2 मान ले रहे हैं। बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 और अंदर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2, यानी ये गोलीय अपवर्तक सतह होगा। इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, ध्रुव बोलेंगे, और इससे एक सीधी रेखा जाती है, उस सीधी रेखा को हम लोग फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, मतलब जो ना प्रधान अक्ष कहेंगे। एक सीधी रेखा जाएगी, उस सीधी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे बुआ, प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पी हो गया, सॉरी इधर ना होगा, सॉरी ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी, ठीक है बुआ। अब यहाँ पे एक बॉडीज है, यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ पे ओ नाम की एक वस्तु को रखें, यहाँ पे ओ नाम की एक वस्तु को रखें। अब यहाँ से ओ नाम की जो वस्तु है इससे लाइटेज चलेगी ऐसे, इससे लाइटेज ऐसे चलेगी। अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो इसके लिए एक अभिलंब की भी जरूरत पड़ती है। इस सतह से एक अभिलंब की जरूरत पड़ती है जो कि केंद्र से होता है। ये सतह से एक अभिलंब की जरूरत होती है जो कि केंद्र से होता है। यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। डैट मीन्स ए आई है, बड़ा लिख दिया ताकि आपको दिखाई दे, आई हो गया, ठीक है वो। अब यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये इमेज कहाँ पर होंगे, और यहाँ से जब लाइटें जाएगी तो वह क्या होगा, विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही है। आप लोग याद कीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही हम बताए हुए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, वह अभिलंब से दूर भागती है, वो अभिलंब की ओर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी वह जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर, इस लाइटेज को ऐसे चल जाना चाहिए था। यदि ये माध्यम नहीं रहता तो लाइटेज ऐसे चल जाता, लेकिन लाइटेज ऐसे ना जाके ये मूव कर जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, यानी ऐसे, यानी इस वस्तु का इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है बुआ। तो आई है अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच, अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहा जाता है, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपवर्तन कोण को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आर से। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी अब वो हम लोग एक एक करके सबका नाम रिप्रेजेंट कर लेते, एक एक करके नाम इस सब कर लेते। वो इसको यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको गामा मान लेते हैं, ठीक है वो। यहाँ से यहाँ तक की वस्तु है, वस्तु की दूरी है, इसको u कहा जाएगा बुआ। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को v यानी प्रतिबिंब दूरी कहा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहा जाएगा, है ना वो। तो सबसे पहला तो काम ये होगा कि जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको आप लोग मान लीजिए, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको आप लोग मान लीजिए। तो वो चलिए गिवन, गिवन यानी दिया है, क्या क्या दिया है बाबू, यानी ओ क्या है वो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आई पॉइंट इमेज है, आई पॉइंट इमेज है, पॉइंट इमेज है, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई पॉइंट इमेज है, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। अब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो ये चीज़ हम बाद में आपको बताएंगे कि ओपी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बाद में उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद वो पी आई, यह इमेज डिस्टेंस है, इसकी भी साइन के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, सॉरी माइनस भी लिख दिए, यानी इसके साइन के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, भी हो गया, ठीक है वो। उसके बाद पी सी क्या है, पी सी वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या है, पी सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है बुआ। पी सी पी एफ फोकल लेंथ है, पी एफ क्या है बुआ, पी एफ फोकल लेंथ है। इसको समझने की ज़रूरत है, जब तक आप लोग जो दिया हुआ उस चीज़ को नहीं समझेंगे वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। यानी पी सी एफ क्या है वो फोकल लेंथ हो गया, पी सी हो गया, पी एफ हो गया, यानी म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, म्यू वन हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम हो गया, म्यू टू हो गया, जो म्यू टू वो म्यू टू वो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू टू जो हो गया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम हो गया। ये चीज़ आपको दिया गया है, पहले इसको आप लोग नोट्स कीजिए जल्दी तुरंत बाबू। चलिए हो गया, नोट्स कर लिए होंगे, मुझे अंदाज है कि आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, ठीक है वो। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे फिर से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो वो देखिए अब यहाँ पे ये अल्फ़ा, ए बीटा और ए गामा हम लोग मान के चल रहा है, लिखेंगे लेट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू अल्फ़ा, मान लिए ए ओ पी बराबर अल्फ़ा है ना वो, ए सी पी इज इक्वल टू बीटा, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू बीटा, ठीक है वो। उसके बाद ए आई पी, एंगल ए आई पी इज इक्वल टू गामा, एंगल ए आई पी वो क्या है, वो गामा है, एंगल ए आई पी क्या है वो गामा है, ओके नो डाउट यहाँ तक। अब देखिए वो यहाँ पे समझने वाली बातें ये आ जा रही है कि ये जो है ना आपका ये एकदम छोटा सा दौड़ा, यानी ये इसके बीच का डिस्टेंस है ना वो काफ़ी छोटा है, यानी पी और एन एक दूसरे के कोइंसाइड्स है। कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है, पी और एन एक ही जगह पे, पी और एन एक ही जगह पे है, यानी ये एकदम एक दूसरे से बहुत बहुत कम दूरी पे है, ठीक है। तो हम लोग एक कंडीशन जानते हैं, एक नियम जानते हैं, एक थ्योरम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम एक अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। वही कंडीशंस आप हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए बुआ, यदि हम चलते ओ ए सी ट्रायंगल में तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई हो जाएगा ना बुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई। सोचिए बुआ, आप लोग समझिए तो थोड़ा सा, हो जाएगा बुआ, हाँ हो जाएगा। तो यानी आप लोग देख पा रहे हो बुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी यहाँ पे।
इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC ट्रायंगल में बुआ I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। चलिए बुआ, यानी अल्फा के लिए यदि हम लोग फार्मूला अप्लाई करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा बुआ? तो tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला होता है बुआ P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी बुआ हम लोग चल रहे हैं इन ट्रायंगल OAN में, यानी AOC में तो चल के इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब बुआ हम चल रहे हैं इन ट्रायंगल OAN में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू P बाई बी, डेट मीन्स AN, देखिए बुआ यहाँ पे देख रहे हैं बुआ ना, AN बट्टा ON हो जाएगा ना बुआ P बाई बी। tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ? tan बीटा इज इक्वल टू AN बट्टा NC, हो जाएगा ना बुआ? हो जाएगा। तो बुआ tan अल्फा इज इक्वल टू AN बट्टा ON, tan बीटा इज इक्वल टू AN बट्टा NC। यानी बुआ ON जो है ON वह लगभग OP के बराबर है। ON जो है ना वो लगभग OP के बराबर है। क्यों? क्योंकि N और P एक दूसरे के कोइंसाइड्स है। यानी ये एकदम छोटे से द्वारा के लिए फॉर स्मॉल एपर्चर, यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ ये ON OP के बराबर कब होगा? तो फॉर स्मॉल एपर्चर, यानी छोटे द्वारा के लिए, एकदम छोटा सा द्वारा के लिए, एकदम छोटा सा द्वारा के लिए AN ON जो होंगे ON वह लगभग OP के बराबर होंगे। अब वह CN भी जो है CN भी वह वो भी लगभग CP के बराबर होगा, वो भी लगभग CP के बराबर होगा। समझ में रही बात बुआ? हाँ, तो बुआ देखिए तो यहाँ पे tan देन तब क्या होगा बुआ? tan अल्फा इज इक्वल टू, तब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ? तब tan अल्फा इज इक्वल टू ON बट्टा PO, ON बट्टा PO एंड tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू ON नहीं है वो AN ना है, सॉरी, tan बीटा इज इक्वल टू AN बट्टा NC के प्लेसेज पे NP लिखना, NC के प्लेसेज पे क्या लिख देना बुआ? CP लिखना, CP, ठीक है बुआ। फॉर स्मॉल एंगल, छोटा कोण, ये जो एंगल जो बन रहा है ना वो अल्फा बीटा गामा, ये तीनों के तीनों काफ़ी छोटा बन रहा है। काफ़ी छोटा क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं, उससे भी छोटा, एकदम छोटा सा डिस्टेंस। देखिए वो जब छोटा से छोटा ये डिस्टेंस होगा तो इधर जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो एकदम छोटा से छोटा होगा, है कि नहीं? तो यानी छोटे कोण के लिए फॉर स्मॉल एंगल, यानी ये हमेशा जो अवेलेबल होता है ना वो छोटे कोण के लिए अवेलेबल, एकदम पतला लेंस के लिए अवेलेबल होगा। एकदम खाता पीता घर का लेंस नहीं होगा, एकदम पत्थर सूट का लेंस जो होगा ना वो पत्थर सूट का लेंस के लिए ही ये सब फार्मूला अवेलेबल होता है। यानी जो ये पार्चर है ना, ये पार्चर वो लगभग गोली सतह से सटे एकदम सटा नहीं रहेगा लेकिन लगभग सटे होगा, है ना? तो वो यहाँ पे मैं बात बोल रहा हूँ फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए tan अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर होगा और tan बीटा जो है
वह बीटा के बराबर होगा। ठीक है बुआ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, हरे राम कहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी वो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करने पर, इक्वेशन फर्स्ट आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, आई इज इक्वल टू 10 अल्फा दैट मीन्स ए एन बटा पी ओ प्लस 10 बीटा दैट मीन्स ए एन बटा सी पी ओ। क्या बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको थर्ड इक्वेशन आप लोग मान लीजिए। ओके बाबू, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको पहले आप लोग कवर कर लीजिए बुआ ईमानदारी से। पॉज करके इसको कवर कर लीजिए बुआ, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे बुआ आप लोगों को हम आज। हाँ तो वो अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं वो ए सी आई ट्रेंगल में लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए सी आई ट्रेंगल में ए सी आई में वो देखते वो गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, यानी ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी वो गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, that means r is equal to beta minus gamma, r is equal to beta minus gamma। ठीक है बुआ, अब देखिए बुआ इन्हीं इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब यदि tan बीटा निकालना हो बुआ फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए, फिर से फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए बुआ यदि tan बीटा निकालना हो आपको तो tan बीटा इजकल टू क्या होता है बुआ, p बाई बी। ठीक वही बात ए पी बटा पी सी, यानी बुआ सॉरी एन ना है, ए एन बटा एन सी, जो लगभग ए एन बटा पी सी के बराबर है कि नहीं बुआ, यानी ए एन सी पी सी के इक्वल है, वो पहले ही बता दिया गया था। अब tan बीटा के बाद क्या निकालेंगे बस tan गामा निकालने का सेंस क्या होगा वो p बाई बी, फिर से यानी ए एन बट्टा एन आई, यानी ए एन बट्टा पी आई, एन आई जो लगभग पी आई। ठीक है वो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, अल्फा और गामा के बराबर हो जाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4 में बीटा और गामा का वैल्यू रखने पर, इक्वेशन 4 क्या है वो देखिए था, r इज इक्वल टू tan बीटा ए एन बटा पी सी, माइनस tan गामा इज इक्वल टू ए एन बटा पी आई, एन बटा पी आई। ठीक है वो, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना वो, ए एन बटा पी सी माइनस ए एन बटा पी आई, यानी ये वो 4 था तो ये 5th इक्वेशन हो गया। ठीक है वो, एक क्या हो गया 5th इक्वेशन, आई का वैल्यू निकल गया, आर का भी वैल्यू निकल गया। और फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला
से आप लोग जानते हो बुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से आप लोग जानते हैं फॉर डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफिनीशन से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। जानते हैं ना बुआ, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। यानी बुआ यहाँ पे एंगल आई और आर जो है वो एंगल एकदम छोटा होने के कारण μ2/μ1 इज इक्वल टू आई बटा आर हो जाते हैं। μ2/μ1 इज इक्वल टू आई बटा आर हो जाते हैं। डैट मीन्स साइन आई जो है आपका वो लगभग साइन आई जो है वो लगभग आई के बराबर है, साइन आर जो है वो लगभग आर के बराबर है। ठीक है बुआ, तो यानी इसको हम लोग बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आएगा μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। डैट मीन्स कहने का सेंस क्या हो गया बुआ, μ1 इंटू आई कहने का मतलब हो गया μ1 इंटू आई का वैल्यू हम लोग निकाल करके रखे हुए हैं an बट्टा PO प्लस इंटू an बट्टा PO प्लस an बट्टा CP इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। आर का भी वैल्यू बुआ हम लोग निकाल करके ही रखे हुए हैं। आर का वैल्यू कितना आया बुआ, आर का वैल्यू यहाँ है an बट्टा PC या CP माइनस an बट्टा PI है ना बुआ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए बुआ बस इसको पहले कवर कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है बुआ, जल्दी कवर कीजिए बुआ, पॉज को कवर कीजिए। चलिए बुआ पॉज को कवर कर लिए होंगे, अब इधर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी बुआ an इधर से कॉमन निकल जाएगा, an उधर से कॉमन निकल जाएगा, an कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी बात इधर भी an है कि नहीं, तो an इधर से कॉमन निकल जाएगा, इधर भी an इधर से भी कॉमन निकल जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो μ1 इंटू 1 बटा PO प्लस 1 बटा CP इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाई PC माइनस 1 बटा PI। तो जो वैल्यू है उसको पहले पुट कर दीजिए। μ1 इंटू 1 बटा PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, देखिए यानी हम लोग थ्रू से इसके डिस्टेंस में, इंसिडेंट इधर है और हम लोग डिस्टेंस को मेजर इधर कर रहे हैं, तो यानी अपोजिट एक्स में जो मेजर करते हैं ना उसका वैल्यू निगेटिव होता है। मैंने पहले ही बता दिया था साइन कन्वेंशन में। तब हुआ माइनस यू प्लस 1 बटा CP डेट मीन्स आर, CP आर। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई P, यानी हुआ जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे उसी डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा वो माइनस μ1 बटा यू प्लस μ1 बटा आर इज इक्वल टू μ2 बटा आर, μ2 बटा, समझ में ना बात बुआ, इज इक्वल टू μ2 बटा आर माइनस μ2 बाई भी, μ2 बाई भी। ठीक है बुआ, अब देखिए अब हम लोग क्लियर हो गया है, यानी अब बस फार्मूला की तरफ ही हम लोग बढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा बुआ, इसको इधर बुला लेना है, इसको इधर भेज देना है। तो यानी माइनस μ1 बटा यू प्लस μ2 बाई भी इज इक्वल टू μ2 बटा आर माइनस μ1 बटा आर, μ2 बटा आर माइनस μ1 बटा आर। यानी बुआ आप लोग देख पा रहे हैं, यानी माइनस μ1 बटा यू प्लस μ2 बटा भी इज इक्वल टू μ2 बटा आर माइनस μ1 बटा आर। अब देखिए तो वो देखिए अब
इस चीज़ को म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू आर कॉमन म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी वो इसको प्रूफ करने के लिए भी देता है कि प्रूफ कीजिए माइनस म्यू वन बटा यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, या म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, या ऐसे डायरेक्ट कह देगा कि आप फार्मूला डिराइव कीजिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। यदि किसी बॉडी को आप रेयर मीडियम में लाइज कर रहे हो तो उसका इमेज रियल बनेगा, और कैसे बनेगा आप लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है बुआ, तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। इससे पहले